तेज प्रताप यादव ने इस दही चूड़ा भोज के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ाने का कहें या फिर ताकत को दिखाने का कहें, और एक ये भी संदेश देना वो चाहे कि ठीक है कि हमको राजद से अलग कर दिया गया है, लेकिन हमारा अस्तित्व है और हमको स्वीकारने वाले लोग हैं। विजय सिन्हा जो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के नेता हैं, वे भी उनके यहाँ आए हैं, तेज प्रताप जी के यहाँ आए हैं। और जो अशोक चौधरी हैं, जदयू के नेता हैं, वो भी मंत्री हैं, वो भी उनके यहाँ आए हैं। अब राजनीति में कद बढ़ने की बात जहाँ तक है तो तेज प्रताप, एक चर्चाएं यह भी है कि तेज प्रताप कहीं न कहीं एनडीए के साथ जुड़े। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादव समाज को अपने साथ लाना चाह रही है, और चूँकि जो हिंदुत्व का झंडा ढोने का जो काम है वो जो हिंदू समाज है उसमें अग्रणी भूमिका में, अगर बैक हिस्ट्री आप देखिए तो उसमें जो है सो यादव समाज रहा है। लालू यादव जी से जब पूछा गया कि कहीं भाजपा में अगर जाते हैं तो कहे जो मेरा बेटा है, मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा है। तो इस तरह की बातें आई हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं परिवार की सहमति से ही कुछ आगे रास्ता बना हो। और तेज प्रताप ने उसके बाद यह भी ऐलान कर दिया कि इस मकर संक्रांति के बाद पूरे बिहार में वो यात्रा निकालेंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं निशा श्री। आज हम आपके सामने जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार और उस परिवार में होने वाले मकर संक्रांति यानी चूड़ा दही के भोज के ऊपर। और इस विषय पर अधिक जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और साथ में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से ही जानेंगे कि ये जो चूड़ा दही का भोज, ये एक नया राजनीतिक चहलकदमी का एक मुद्दा बन करके रह गया है। कल विजय सिन्हा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ था, और आज तेज प्रताप यादव क्या था। ये क्या संदेश? देखिए, ये ऐसा है कि इस भोज के माध्यम से लोग अपनी ताकत भी दिखाने का प्रयास करते हैं, और पार्टियों के द्वारा भी ये भोज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में भोज किया था, जिसमें उसके कोई भी विधायक मौजूद नहीं थे, और ये चर्चा का विषय हुआ कि भाई उनके विधायक क्यों नहीं आए, और उस पर क्लैरिफिकेशंस भी आए। उसमें पार्टी अध्यक्ष राजेश राम जी स्वयं थे और उन्होंने दही चूड़ा चलाया था। उसी तरह से एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं विजय सिन्हा जी, उनके यहाँ चूड़ा दही खिलाया गया, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो सनातन परंपरा है और पर्व है, जो वो हिंदुओं का पर्व है, तो उस अवसर पर जो है सो सबका मिलना जुलना हुआ। और इसके पूर्व हम लोगों ने कई बार देखा है कि लालू यादव जी के यहाँ भी चूड़ा दही का भोज होता रहा है। इस बार भी आपने देखा होगा कि वहाँ भोज तो नहीं हुआ, लेकिन उनके जो चाहने वाले लोग थे, प्रशंसक थे, या उनके जो अनुयायी थे, वो लोग गांव से दही को बढ़िया दही बनाकर और तब उनके घर के सामने पहुंचे हुए थे। उनका पत्रकारों ने उनका बाइट वगैरह भी लिया था। और फिर तेज प्रताप जी ने बहुत 3-4-5 दिनों से सघन अभियान चला के लोगों से मिले, और जाके उन्होंने कार्ड दिया और उसका फ़ोटो भी खिंचवाया और उस फोटो को वायरल किया। तो इस तरह से तेज प्रताप यादव ने इस दही चूड़ा भोज के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ाने का कहें या फिर ताकत को दिखाने का कहें, और एक ये भी संदेश देना वो चाहे कि ठीक है कि हमको राजद से अलग कर दिया गया है, लेकिन हमारा अस्तित्व है और हमको स्वीकारने वाले लोग हैं। और सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि हम राजद से हमको हटा दिया गया है तो हम कोई अछूत हो गए हुए हैं, बल्कि एनडीए के लोग भी हमको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और जहां भी हम गए हैं हमारा स्वागत हुआ है, और लोगों ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम लोग इस भोज में जाएंगे। और आज जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो वो तेज प्रताप जी का जो भोज है वो अभी तक चल रहा है, और जहाँ तक जो सूचना आई है कि हम लोग जब अभी तक बैठे हुए हैं उसमें अभी तक उनके छोटे भाई जिनको स्वयं निमंत्रित
करने के लिए गए हुए थे और वो भी वायरल हुआ था। तो छोटे भाई या माता पिता अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता है कि अभी समय बचा हुआ है, तो हो सकता है कि वो लोग बाद में आएँ। तो ये एक, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, या अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, कि नहीं साहब हम आरजेडी से अलग होकर भी हमारी एक अपनी पहचान है, हमारी अपनी पार्टी है। भले हम चुनाव हार गए हैं लेकिन हमारा अस्तित्व कोई समाप्त नहीं हुआ है। इसको वो इस चूड़ा दही के माध्यम से उसका प्रकटीकरण करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है विश्लेषकों की तरफ से, कि हो सकता है ये राजनीति में अपनी शक्ति दिखाने का एक प्रयास है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये चूड़ा दही की जो राजनीति, एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है, इसमें तेज प्रताप यादव की तरफ से जो भोज दिया गया है, अपने भाई, अपने पिता और माता के साथ निमंत्रण कार्ड के साथ फोटो खिंचाया गया है, आप इसको किस तरह से? देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत दिनों से ये चूड़ा दही खाने की परंपरा है, लोगों की खिलाने की परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने में और राजनीतिक रूप देने में और राज्य स्तर पर इस तरह का भोज करने में लालू यादव जी कुछ अलग ही पहल किए थे। जब लालू जी राजनीति में पूरे पीक पर थे, उस समय पूरे बिहार में उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, यहाँ से जाते थे, हर जिलों से जाते थे। यही नहीं जो पटना के आसपास के ही रहते थे, वही नहीं, साधारण कार्यकर्ता भी जाते थे। और जाते थे तो ऐसे नहीं जाते थे, वो अपने गांव से दही ले करके जाते थे। तो बड़े भोज का आयोजन होता था। तो उसी में हम देख रहे हैं जो लालू परिवार एक तरह से, वैसे तो चूड़ा दही की परंपरा तो पहले से ही है, लेकिन इसको राजनीतिक रूप और बड़े रूप में प्रदर्शित करने में कहीं न कहीं लालू यादव जी सबसे आगे रहे हैं। आज उन्हीं लालू यादव जी के परिवार की बात कर रहे हैं हम लोग। आपने बताया भी कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बात है। तो देखिए, बिहार में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक परिवार की बात है, लेकिन आपने सही कहा, ये बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का मतलब लालू यादव खुद जैसे राजनीति में वो भी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं, तेज प्रताप मंत्री रहे, क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव जैसे डिप्टी सीएम बने, मीसा भारती उनकी बेटी सांसद रही, फिर उनकी एक रोहिणी आचार्य है, वो भी छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। तो इसलिए निश्चित रूप से आपने जो कहा जो सबसे बड़े राजनीतिक परिवार, तो निश्चित रूप से सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब रह गई तेज प्रताप की बात। तो तेज प्रताप यादव जो अपने भाई के पास गए आमंत्रण लेकर के, चूड़ा दही या एक तरह से पहले आमंत्रण लेकर के इसलिए जाना पड़ा कि लालू परिवार ने तेज प्रताप को अपने परिवार से अलग कर दिया था। खुद लालू यादव जी ने कहा जब उनसे कोई मतलब नहीं है। तेज प्रताप भी इस बात को रखे थे लोगों के बीच, सामने मीडिया के बीच, और यह सार्वजनिक हुआ था। पारिवारिक मामला था लेकिन सार्वजनिक रूप से आया था कि तेज प्रताप को परिवार से अलग कर दिया गया। लेकिन फिर तेज प्रताप ने एक पहल की है और उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जाकर के आमंत्रण दिया है। तो वो लोग अब तक तो आए नहीं थे, हो सकता है पारिवारिक मामला है, कोई आ सकते हैं। उधर रोहिणी आचार्य का टिप्पणी अलग है, जो कहीं विदेश में है, आलू गोभी की सब्जी बना रही है, उस पर कुछ डाल रही हैं। तो इसमें कुछ न कुछ वो भी राजनीति से जो क्षुब्ध है, राजद से, जिसके परिवार से, जिसके कारण अपना वो कुछ डाल रही थी, अपना कुछ जो अंदर की भावना है उसको बयां की है। अब इसका राजनीतिक रूप क्या है? राजनीतिक रूप में अब देख रहे हैं जो विजय सिन्हा जो यहाँ के डिप्टी सीएम है, भाजपा के नेता हैं, वे भी उनके यहाँ आए हैं, तेज प्रताप जी के यहाँ आए हैं। और जो अशोक चौधरी हैं, जदयू के नेता हैं, वो भी मंत्री हैं, वो भी उनके यहाँ आए हैं। अब राजनीति में कद बढ़ने की बात जहाँ तक है, तो तेज प्रताप, एक चर्चाएं यह भी है कि तेज प्रताप कहीं न कहीं एनडीए के साथ जुड़े, और जो राजद इस चुनाव में धाराशाही हुआ है, 25 सीट पर आकर के सिमट गया है, तेज प्रताप को अलग किया गया है। तो तेज प्रताप भी तो चाहेंगे जो अपना वजूद बना करके रखें, वो भी तो लालू जी के ही पुत्र हैं, राबड़ी जी के ही पुत्र हैं, इसलिए वो चाहेंगे। तो कहीं न कहीं यह राजनीतिक रूप से भी इसको लिया जा सकता है। और एनडीए चाहे भाजपा हो, जदयू हो, वो लोग भी चाहते होंगे जो इस परिवार से एक अलग हट करके हम लोग के साथ जुड़े, ताकि उस परिवार पर जो यादव जाति का पकड़ है
उस पकड़ को समाप्त किया जाए और उस पर किसी न किसी तरह से अपना प्रभाव डाला जाए, तो निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक रूप भी इसको दिया गया। वापस आते हैं, राजनीतिक रूप तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कोई भी राजनेता जो है वो कभी भी कोई भी काम जो है वो बिना किसी अपने राजनीतिक उद्देश्य से नहीं के बिना नहीं करते हैं। वापस आते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास और उनसे जानते हैं कि तेज प्रताप यादव, जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को आमंत्रण दे करके बाहर निकले तो उन्होंने प्रेस से भी बातचीत की। उस प्रेस में उन्होंने जो कुछ कहा वो हमारे दर्शकों को बताइए और उससे आपको क्या समझ आया? नहीं, ऐसा है कि वो लगातार इन बातों को रख रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपने तो एक अलग पार्टी बना ली है, लेकिन आप पहले आरजेडी में थे, तो क्यों इस बार राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया गया? तो उस पर उनका कहना था कि देखिए, जो लालू यादव जी के, बहुत मार्के की बात उन्होंने कही कि लालू यादव जी के समय के जो लोग थे उनको अब उस पार्टी में नहीं रहने दिया गया है, या जो हैं भी वो घुट घुट कर रह रहे हैं, कोई उनका महत्व नहीं है। वहाँ जयचंदों की चलती है और जयचंदों ने हर जगह अपने लोगों को बैठा दिया है और उसका नतीजा ये निकला है कि पार्टी 25 तक सिमट गई है और आगे आने वाले दिनों में ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जयचंद जो है सो इसमें लगे हुए हैं और उस काम को वो बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। मैं रोकूंगी, आप इसके आगे भी अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि जयचंदों की चर्चा रोहिणी आचार्य ने भी की है अपने पोस्ट के जरिए। जिस दिन लालू प्रसाद यादव के परिवार पे लैंड फॉर जॉब स्कैम के नाम पे सज़ा सिद्ध हो गई थी, उसके बाद उन्होंने भी पोस्ट लिखा और उसके बाद आज रोहिणी आचार्य की चर्चा के बिना इस डिबेट को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका चुनाव के बाद के नतीजों में बहुत बड़ा वो चर्चा में रही और उन्होंने जब पोस्ट लिखा और आज जब ये चूड़ा दही का भोज हो रहा है तो उनके तरफ से एक आलू गोभी की सब्जी बनाते हुए एक भोजपुरी गीत के बैकग्राउंड के साथ फेसबुक पे पोस्ट आया। ये सब कुछ क्या? नहीं, ऐसा है कि ये तो जग जाहिर बात है, इसमें अब कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई है कि जो हरियाणा के जो राज्यसभा सांसद राजद से हैं संजय यादव, तो सब लोगों का तो, चाहे वो रोहिणी आचार्य हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, इन सब लोगों का इशारा तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से है। जो संजय यादव हैं या जो उत्तर प्रदेश के जो एक मुस्लिम समाज के रमीज़ हैं उनकी चर्चा है, या इस तरह के जो लोग हैं, जो लोग लगे हुए हैं। अब देखिए, ऐसा है कि एक चर्चा चल रही है कि जो अखबारों में भी है चर्चा और लोगों के बीच में भी चर्चा है कि एक फिर से रीयूनियन हो सकता है, यानी परिवार फिर से एक हो सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि अभी इसकी संभावना हमको नज़र नहीं आती है, क्योंकि जिन कारणों से इन लोगों को अलग किया गया है, यानी रोहिणी आचार्य जो अपने पिता की बहुत ही वो प्रिय पुत्री थी, उन्होंने किडनी भी दिया था, तो उनको रोते हुए घर से बाहर निकलना पड़ा था। तो आखिर क्यों घर से बाहर निकली, वो चीज़ अभी भी विद्यमान है। और तेज प्रताप यादव भी जो अलग हुए, ठीक है कि एक प्रेमिका के साथ उनका फ़ोटो आया और उसके आधार पर उनको कहा गया, लेकिन दरअसल अगर आप समझिएगा तो वो कोई ऐसी बात, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी कि जिसके कारण परिवार से अलग कर दिया जाए, पार्टी से अलग कर दिया जाए। वो तो अपनी पहली पत्नी को तो तलाक का उनका केस चल रहा है, तो उस समय कहा नहीं आप पार्टी से अलग कर दिए, वो बात नहीं थी। बात ये थी कि उनसे लोग मुक्ति लेना चाह रहे थे। तो मुक्ति कौन लेना चाह रहे थे? वही जिनकी चर्चा बार बार तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मेरे परिवार को जयचंद बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों ने प्रेशर डाल के तेज प्रताप यादव को बाहर निकलवाया। तो क्या उन लोगों की जो पकड़ है, वो तेजस्वी यादव पर पकड़ हो या पार्टी पर पकड़ हो, जो पार्टी अभी चला रहे हैं, क्या उनका ख़त्म हो गया है? ऐसा नहीं है। तो ऐसा जब नहीं है तो रोहिणी आचार्य लौट के आ जाएंगे और तेज प्रताप यादव फिर परिवार में लौट के आ जाएंगे, इसकी संभावना अभी दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये एक बहुत बड़ा, जो 25 सीट पर जो आरजेडी सिमट गई है, तो एक बहुत बड़ा धक्का आरजेडी के लिए और लालू यादव के लिए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तेजस्वी यादव के लिए कि भाई आप जो है सो 25% थे, और उसके बाद जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं जो स्थिति, जिसमें कि उनका विदेश चला जाना,
पार्टी में कैसे चल रही है, उसका मनोबल गिरा हुआ है, तो उन लोगों को कैडर्स के मनोबल को बढ़ाना, ये सब बात भूल कर और घूम रहे हैं जिस तरह से, बहुत हल्के ढंग से, तो उससे निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि 4 बजे शाम को हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 4 बजे शाम तक जो है वो तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप यादव के यहाँ के भोज में शामिल होने का या उनके माता पिता के शामिल होने का कोई खबर अभी तक नहीं है। ठीक है, वक्त अभी बाकी है जैसा आपने कहा, लेकिन मान लीजिए अंत में वो नहीं आते हैं उनके परिवार से कोई, या फिर कोई एक आदमी चले जाते हैं, ये क्या संदेश? नहीं, अगर नहीं आते हैं तो फिर तेज प्रताप यादव का एक जो जिसको कहा जाता है हाथ ऊंचा हो जाएगा, इसलिए कि तेज प्रताप यादव जाकर और निमंत्रण उन्होंने दिया है, माता पिता को भी निमंत्रण दिया है और छोटे भाई को भी निमंत्रण दिया है। तो और इस तरह का निमंत्रण जब होता है तो कोई किसी के यहाँ जाते हैं, जिनको निमंत्रण मिलता है वो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई अशोक चौधरी भी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री के करीबी हैं, वो भी गए थे, विजय सिन्हा जी भी गए हुए थे, और लोग भी गए होंगे। तो मुझको ऐसा लगता है कि इसमें जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब कि तेज प्रताप यादव ने अपना काम कर दिया। अब उन लोगों का उससे नुकसान होगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा कि भाई आप वहाँ पर नहीं गए। तो इसलिए और अगर जाते हैं वो लोग तो एक पॉजिटिव बात मैसेज जाती है, ऐसा होता है। तो अब देखें इसमें क्या होता है। लेकिन देखिए, हमको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे। उसका कारण ये लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले से पूछा गया तेज प्रताप यादव से कि भाई आपके छोटे भाई जो तेजस्वी यादव हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि अरे वो थोड़ा सा देर तक सोने वाले हैं। तो एक तरह से देर तक सोने वाला मैसेज देना, देर तक कौन सोता है, जिसके बारे में हम लोगों के यहाँ एक है कि साहब वो आलसी है, उसको कोई मतलब नहीं है, अपना देर तक जो मन है हम सोए हुए हैं। तो इस तरह की बात जब आ रही है, या राजद के बारे में जो उनका फोरकास्ट हो रहा है कि साहब पार्टी समाप्त हो जाएगी, जयचंद लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इस सब से हमको लगता है कि शायद हमको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं जाए। अब हम वापस चलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास और उनसे भी यही जानते हैं कि तेजस्वी यादव का या तेजस्वी यादव के परिवार से लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी का तेज प्रताप के भोज में शामिल नहीं होना या होना, दोनों ही स्थिति में क्या संदेश? देखिए, अभी की जो जानकारी है उसमें लालू यादव तेज प्रताप को आशीर्वाद देने वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के साथ मेरा आशीर्वाद है और तेज प्रताप परिवार के लोग हैं, परिवार से अलग नहीं है। अब इस तरह की बातें आ रही है। साधु यादव भी वहाँ पहुँचे हैं, जो उनके मामा है तेज प्रताप के, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वो भी वहाँ पहुँचे थे। मतलब सब दिग्गज वहाँ पहुँचे हैं। और लालू यादव जी से जब पूछा गया कि कहीं भाजपा में अगर जाते हैं तो कहे जो मेरा बेटा है, मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा है। तो इस तरह की बातें आई हैं। तो हो सकता है कहीं न कहीं परिवार की सहमति से ही कुछ आगे रास्ता बना हो। और तेज प्रताप ने उसके बाद यह भी ऐलान कर दिया कि इस मकर संक्रांति के बाद पूरे बिहार में वो यात्रा निकालेंगे। तो एक तरह से पार्टी तो पहले ही अलग बना चुके हैं और यात्रा निकालेंगे, तो कहने कुछ अलग उद्देश्य है। जैसे आप देख ले रहे हैं आप ही, लैंड फॉर जॉब मामला में अभी पूरे परिवार, जिसमें तेज प्रताप भी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, मिशा भारती हैं और लालू यादव, राबड़ी देवी, जो सब हैं उसमें कहीं नहीं कहीं घिरते नज़र आ रहे हैं। आरोप पत्र गठित भी हो गया है। तो उस स्थिति में हो सकता है एक अलग रास्ता निकाल करके तेज प्रताप एनडीए के साथ सटे और कहीं न कहीं बचने का प्रयास भी होगा। और तेज प्रताप की अलग राजनीति भी हो सकती है जो उनको परिवार से निकाला गया। इसके मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर तेज प्रताप यादव भाजपा या एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो जो जनता, राजद परिवार, इतना वो जंगल राज वही लोग चला रहे थे एनडीए के लोग, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी उन पार्टियों की जो लालू परिवार के खिलाफ ही वोट मांग रहे थे अपने लिए और तेज प्रताप यादव को फिर? देखिए, किसी कवि ने लिखा है, राजनीति में मित्र कठिन है, 100 से बना चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। राजनीति में न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का दुश्मन है, न कोई भ्रष्ट है, न कोई पवित्र है। राजनीति में एक ही छवि है। सब जैसे मतलब राजनीतिक दल के लोग जो बोलते हैं जो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, तो अगर उनके साथ जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, सब पवित्र हो जाएंगे। इसलिए राजनीति में सबका एक ही एजेंडा है कि किस तरह से सत्ता में हम बने रहें। कौन भ्रष्ट है, कौन भ्रष्ट नहीं है, उसका कोई मायने नहीं रखता। आपने देखा
कि लगातार जैसे लालू परिवार पर जो यहाँ के सीएम है नीतीश जी हमला करते रहे, फिर उनके साथ चले गए। तो इसमें राजनीति में इससे कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो तेज प्रताप और लालू यादव के परिवार फिर पवित्र है। अगर तेजस्वी यादव भी अगर मिल जाए और भाजपा में तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई बातें नहीं। एक महत्वपूर्ण बात है, आपने देखा होगा कि एक और वीडियो वायरल हुआ है जो जहानाबाद से अभी एमपी हैं और राजद के सुरेंद्र यादव जी का। और इस बार के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव हार गए और सुरेंद्र यादव लोगों को गाली देते हुए उस वीडियो में, हम लोग उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन जो वायरल हुआ है उसमें वो गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यादव लोगों ने ही, और वो भी कम नहीं, 15,000 वोट जो है सो यादवों का हमारे बेटे को नहीं मिला। तो देखिए, एक बात जो आप समझिए कि जो अभी जिसकी चर्चा वो कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादव समाज को अपने साथ लाना चाह रही है। और चूँकि जो हिंदुत्व का झंडा ढोने का जो काम है वो जो हिंदू समाज है उसमें अग्रणी भूमिका में, अगर बैक हिस्ट्री आप देखिए तो उसमें जो है सो यादव समाज रहा है। लेकिन चूंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसमें भाजपा के विरोध में ये लोग खड़े हैं, या लालू यादव हों या फिर उधर अखिलेश यादव हों। तो इसलिए यादव समाज बड़ा असमंजस में पड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे यादव समाज का वोट जो है वो एनडीए की तरफ बढ़ रहा है। तो नेचुरली अगर तेज प्रताप की पार्टी को एनडीए में लाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में वो आएंगे उसकी संभावना हमको नज़र नहीं आती है, लेकिन एनडीए का अगर कंस्टिट्यूएंट बनता है तो निश्चित रूप से एक यादव समाज में एक मैसेज उसका जाएगा कि नहीं साहब, वहाँ भी हमारा आदमी है, एनडीए में भी हमारा आदमी है। तो एक संभावना ये बन रही है, ऐसा लग रहा है। एक सवाल और पूछूंगी, क्योंकि बिहार की राजनीति की बात हो रही है, छोटी पार्टी ही सही लेकिन चर्चा तो वो रही थी इस विधानसभा चुनाव में, वो है जनसुराज। और जनसुराज के जो कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि 2026 का चूड़ा दही नीतीश कुमार जो है वो नहीं खा पाएंगे। और एक तरह से उनका कहने का अंदाज यही था कि मुख्यमंत्री के रूप में नहीं खा पाएंगे। और ये जो चूड़ा दही की पार्टी चल रही है, तो जनसुराज के लिए क्या मैसेज देती है, ये चीज़ जानेंगे हमारे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार। नहीं, देखिए, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी कांग्रेस से बात चल रही है और कांग्रेस में उनकी बात राहुल गांधी से नहीं चल रही है, उनकी बात चल रही है प्रियंका गांधी से। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 2-2.5 घंटे की इनकी मीटिंग वहाँ हुई है। और अभी कांग्रेस के अंदर एक असमंजस की स्थिति चल रही है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बिहार का, वो चाहता है कि आरजेडी से कांग्रेस बिल्कुल अलग हो जाए और कांग्रेस अपना कोई रास्ता अपनाए, जिसको तेज गति देने का काम प्रशांत किशोर जी समझा रहे हैं कांग्रेस हाईकमांड को कि अगर बिहार में आप आरजेडी से अलग हो जाते हैं और कांग्रेस अपने ट्रेडिशनल पुराने वोट मुस्लिम और अपर कास्ट मतलब भूमिहार और ब्राह्मण, ये दो जो मजबूत जाति है अपर कास्ट की, वो अगर वो साथ आ जाए और मुस्लिम आ जाए तो एक तरह से कांग्रेस जो है सो फॉर्मिडेबल हो जा सकता है। और ये तब होगा जबकि अपर कास्ट को ये विश्वास हो जाएगा कि आरजेडी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं होगा। तो अगर एक बार उनका फेलियर हो चुका है, प्रशांत किशोर जी एक बार और कांग्रेस के साथ जाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी और इस बार फिर प्रियंका गांधी के माध्यम से वो कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो वो अगर हो जाता है तो एक अलग किस्म की परिस्थिति आएगी। चूँकि आप देखिए कि कांग्रेस के चूड़ा दही भोज में कांग्रेस का कोई भी जो ये था विधायक था वो नहीं आया, जबकि उसके 2 विधायक पश्चिम चंपारण के हैं और बाकी जो 3 विधायक जो हैं सो इधर के हैं, सीमांचल के हैं। तो अब सीमांचल वाले क्यों नहीं आए, ये बात थोड़ी सी बात नहीं समझ में आ रही है। उधर की बात तो समझ में आ रही है पश्चिम चंपारण की कि उनका अपना झुकाव हो सकता है एनडीए की तरफ, लेकिन ये पांचों के पांचों नहीं आए। तो एक संभावना ऐसी बन रही है कि एनडीए में जेडीयू से तो मुसलमानों का कोई विरोध उतना ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि कांग्रेस की ये पाँचों लोग जो है सो चले जाएँ। तो इसलिए ये प्रशांत किशोर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कांग्रेस को अगर अपने वजूद को बिहार के अंदर में एस्टेब्लिश करना है फिर से एक बार
पुनर्स्थापित करना है तो निश्चित रूप से आरजेडी से उसको अलग होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस यहाँ आरजेडी से बिल्कुल अलग हो जाती है तो आरजेडी की स्थिति और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तब मुस्लिम का धीरे धीरे झुकाव जो है वो चला जाएगा इसके तरफ। और अपर कास्ट भी अगर मुसलमान का झुकाव जब कांग्रेस के तरफ हो जाएगा तो अपर कास्ट जो, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपर कास्ट बहुत दिनों से है, तो एक संभावना बन सकती है कि अपर कास्ट फिर लौट जा सकता है कांग्रेस की ओर। एक बार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास चलेंगे। और चूंकि जनसुराज की चर्चा जाते जाते हम कर रहे हैं, तो एक बार जनसुराज का वो चूड़ा दही वाला जो कमेंट था उस पर आपकी भी प्रतिक्रिया। देखिए, जनसुराज के जो नेतृत्व करता है, संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, हमको लगता है वह खुद ही अभी किसी निर्णय की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनका कहना था कि 15 जनवरी से वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव 15 जनवरी से, जो राजनीति में है उनको 15 जनवरी से 1 जनवरी से क्या मतलब? राजनीति सब दिन के लिए शुरू की, नए तो शुरू नहीं कर रहे हैं, नई पार्टी तो नहीं बनानी है उनको, जिसके बाद 15 जनवरी से शुरू कर देंगे। इस बीच में कई मुद्दे सारे आए हैं, जो राजनीति करने वाले हैं उनके लिए बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मुद्दे उठाएंगे कि मकर संक्रांति या लगन देखेंगे, लगन देख करके चलेंगे तो राजनीति थोड़ी होगा। तो लगन देखते रह जाएंगे, जैसे देखते रह गए चुनाव में वैसे ही देखते रह जाएंगे। तो इस तरह से अभी जो कॉरपोरेट के तरीके से वो पार्टी चलाना चाहते हैं, उस तरह से बिहार में उनकी पार्टी नहीं चल पाएगी। उनको धरातल पर जाना पड़ेगा, लोगों की यहाँ जो समस्याएं हैं उससे अवगत होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अगर लोगों के साथ जा कर के मिलते हैं, उनकी समस्या उठाते हैं, लोगों को विश्वास जीतते हैं, तभी राजनीति में, बिहार की राजनीति में सफल हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। चूड़ा दही जो है वो अन्य राजनीतिक दल जो है वो आपस में एक दूसरे को आमंत्रण दे करके ये चूड़ा दही की पार्टी करते रहेंगे। तो अब इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आज मकर संक्रांति का दिन है, मिथिला पांचांग के हिसाब से 14 तारीख और बनारस पांचांग के हिसाब से 15 जनवरी। तो दोनों ही दिन आप चूड़ा दही खाइए, मकर संक्रांति का पर्व मनाइए और राजनीति की ऐसी ही गर्मा गर्म जो चूड़ा दही वाली खबरें हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और हमारे मेहमानों को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय पर अपने अपने विचार हमारे सामने रखे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।